नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल कई निवेशकों को म्यूचुअल फंड केवाईसी करवाने के बावजूद दोबारा केवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में बदलाव की वजह से दोबारा केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ी है, जो न करने पर न ही आप निवेश कर पाएंगे और न ही अपने यूनिट्स को रिडीम कर पाएंगे। हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, कहां और कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना केवाईसी स्टेटस, और अगर केवाईसी को फिर से करना है तो उसका तरीका क्या है। इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। बहुत स्वागत करते हैं विकास और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समझना पहले जरूरी है कि आखिरकार ये केवाईसी का कंफ्यूजन है क्या। विकास, जरा समझाइए। केवाईसी, कई जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी कंफ्यूजन है, और जब से कई लोगों के पास मेल आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तो केवाईसी कर ली। आखिरकार ये नया केवाईसी क्या है, जरा बताइए, ये नया नियम क्या है। धन्यवाद स्वाति जी। स्वाति, बेसिकली अगर आप सीवीएल केआरए या कैम्स की वेबसाइट पे जाके अपना केवाईसी स्टेटस चेक करेंगे, उसमें यदि ये दिखता है कि केवाईसी रजिस्टर्ड, बिकॉज सभी इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हमने केवाईसी अपना किया था, आधार पैन कार्ड दिया था और हमारे ब्रोकर या बैंक वाले ने वो केवाईसी हमारा करवाया हुआ है और केवाईसी रजिस्टर्ड दिख रहा है। और यदि केवाईसी वैलिडेटेड दिख रहा है, दैट इज व्हाट अभी जो रेगुलेटर है वो चाहता है कि केवाईसी वैलिडेटेड होना चाहिए, विच मीन्स कि आपने केवाईसी तो रजिस्टर करवा दिया पहले, वो पहले चलता था, बट न्यू रूल के हिसाब से अभी सभी इन्वेस्टर्स को अपना केवाईसी वैलिडेट करवाना पड़ेगा, विच मीन्स आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है, और उसके अलावा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वैलिडेट करवाना पड़ेगा थ्रू ओटीपी जनरेशन होता है कि आपका जैसे आपके ब्रोकर है या बैंकर है जो आपका ये केवाईसी में आपकी हेल्प कर सकते हैं या सेल्फ भी कर सकते हैं। तो आप केवाईसी वैलिडेशन के लिए जब आप कैम्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें वो आपको आपका पैन नंबर डालने को बोलेगा। वो पैन नंबर डालने पे आप जब उसको क्लिक करेंगे और ओटीपी आएगा तो आपने उसमें मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है, और जब आप उसको वैलिडेट करते हैं तो आपको ओटीपी आएगा। जब आपने ओटीपी किया, वैलिडेट हो गया, तो विच मींस दैट इज केवाईसी वैलिडेटेड। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन ये है कि हमने केवाईसी तो पहले से किया हुआ है और केवाईसी रजिस्टर्ड दिखता है, तो फिर क्यों हमारा केवाईसी मांग रहे हैं। सो अब जो नया टर्म आपको अगर आपकी कैम्स की वेबसाइट पे या सीवीएल केआरए की वेबसाइट पे जो दिखेगा वो केवाईसी वैलिडेटेड होना चाहिए। सो उसमें तीन चीजें ध्यान में रखिए। एक, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है, आपका ईमेल आईडी वैलिडेटेड होना जरूरी है, और आपका मोबाइल नंबर वैलिडेटेड होना जरूरी है। ऑब्वियसली ये सब चीजें जो गवर्नमेंट करना चाहती है या रेगुलेटर करना चाहता है वो क्लाइंट्स के पैसे की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा थेफ्ट होता है, बहुत सारा फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो आप वैलिडेट करिए कि हाँ ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मैं यूज करता हूँ, और उसको जब आपने वैलिडेट कर दिया तो आपका केवाईसी वैलिडेटेड आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक डिफरेंस। बट यस, जिन भी इन्वेस्टर्स का केवाईसी रजिस्टर्ड है बट वैलिडेटेड नहीं है, उनको ये करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसमें बदलाव हुआ है, तो मेन जो बदलाव है वो इन डॉक्यूमेंट्स का ही है। मोहित, जरा बताएंगे अभी तक क्या प्रोविजन चल रहा था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप केवाईसी कर सकते थे जो कि अब शायद मान्य नहीं है, और इसलिए अब फ्रेश केवाईसी के नोटिफिकेशंस या फिर ईमेल्स निवेशकों को आ रहे हैं। कौन कौन से और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिखाकर आप फ्रेश केवाईसी कर सकते हैं? जी स्वाति, देखिए हुआ क्या है, अगस्त में सेबी ने एक सर्कुलर पास किया था और वहां पर उन्होंने कहा था कि जितने भी केवाईसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उन सबको अपना केवाईसी वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन से तात्पर्य यह था कि आपका जो केवाईसी करते वक्त आपने जो एड्रेस प्रूफ दे रखा था, वो एड्रेस प्रूफ जो है वो अभी आपके आधार में दिए गए एड्रेस प्रूफ से मैच होना चाहिए। आपका जो नाम दिया हुआ था वो नाम आपके पैन कार्ड से, और वही नाम आपके आईटीआर फॉर्म में भी होना चाहिए, वहां से भी उसका मैचिंग होना चाहिए। तो ये जो सारे चेक्स हैं, ये सारे चेक जो है वो आपके कंप्लीट हुए होने चाहिए। अगर ये चेक आपका कहीं कंप्लीट नहीं है तो आपका केवाईसी वैलिडेटेड नहीं है।
इसका मतलब ये कि अगर आपने बहुत सालों पहले कभी केवाईसी किया था, आपने उसके लिए कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिया था, आपने उसके लिए कभी अपना पासपोर्ट दिया था, या आपने कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ दिया था, आपके पास उस समय आधार उपलब्ध नहीं था, तो आपको उसे वैलिडेट करवाना पड़ेगा अपने आधार के एड्रेस के साथ में। उसका वैलिडेशन बहुत आवश्यक है। अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपको चिंता की बात नहीं है। अब एक और चीज जो आई है वो है केवाईसी ऑन होल्ड की। केवाईसी ऑन होल्ड क्या है? अगर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेटेड नहीं है, इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई पुराना ईमेल या मोबाइल डाल रखा है और दोनों में से अगर एक भी अभी के लिए उपलब्ध नहीं है, या बदल चुका है, या चेंज हो चुका है, और आपने उसे वापस पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं किया है केवाईसी के डेटाबेस में, सिस्टम्स में, तो वो आपका केवाईसी जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। अगर आपका केवाईसी होल्ड पर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कोई ट्रांजैक्शन जो नए फोलियो में है आप वो नहीं कर सकते हैं। आप इनफैक्ट रिडेम्पशन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है और वैलिडेटेड नहीं है, इसका मतलब कि सिर्फ आपका जो आधार से लिंकेज था वो नहीं हुआ है, आधार के एड्रेस के साथ में अभी तक उसका वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो आप जो आपके एग्जिस्टिंग फोलियोज हैं वहां पर निवेश कर सकते हैं, आप रिडेम्पशन कर सकते हैं, बट आप किसी भी नई एएमसी में या किसी भी एग्जिस्टिंग एएमसी के नए फोलियो में निवेश नहीं कर पाएंगे। वो सारे ही निवेश रोक दिए गए हैं। तो ये है पूरा नए सेबी के जो रूल्स आए हैं, इसके चलते आपको अपने ईमेल और मोबाइल को वैलिडेट करवाना पड़ेगा सबसे पहले ओटीपी के जरिए। दूसरा, अगर कहीं पर आपका आधार लिंकेज नहीं है एड्रेस के साथ में तो आपको वो भी करवाना पड़ेगा। और इसी के चलते बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है स्वाति, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है स्पेशली एनआर बेस, जहां पर कि इन्वेस्टर्स के पास में आधार नहीं है या फिर आधार वैलिडेटेड नहीं है, तो वहां पर हमने देखा है कि निवेशकों को बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। पर ये 1 अप्रैल से अनिवार्य हो गया और सभी को ये करना पड़ेगा वैलिडेशन का काम। ये सभी जो सर्कल है ये कंप्लीट होने जरूरी हैं। आपके किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है। और 30 अप्रैल वैलिडेटेड केवाईसी ये करने की आखिरी तारीख अभी रखी गई है। तो आपको समझना है कि आपका जो केवाईसी है वो कौन से स्टेज पर है, ऑन होल्ड है, रजिस्टर्ड है, या रिजेक्ट हो गया है, ये समझिए। वैलिडेटेड इज द ओनली करेक्ट स्टेटस जिसकी तरफ अभी फिलहाल सेबी या एम्फी देख रही है। तो ऐसे में विकास ये समझाइए, मानिए जो नॉन वैलिड दस्तावेज हैं जिसमें यूटिलिटी बिल्स हो गए या फिर जो अब वैलिड नहीं माने जा रहे हैं, जिससे कई निवेशकों ने अपनी केवाईसी की है जिनको फ्रेश केवाईसी करनी होगी, तो क्या वो ऑनलाइन अपना स्टेटस वैलिड कर सकते हैं? क्या उनके पास ये सुविधा है या फिर उन्हें ऑफलाइन जाकर, ऑफिस जाकर इसको करना पड़ेगा? नहीं स्वाति, दोनों अवेलेबल है। इस मामले में सुविधा बहुत अच्छी है कि आप ऑनलाइन भी अपना केवाईसी वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वीडियो केवाईसी भी होना शुरू हो गए जो फ्रेश केवाईसीज होते हैं। तो ऑनलाइन इज आल्सो अवेलेबल, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, या यदि कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से मैं वेबसाइट पे जाके कैसे करूं, तो आप किसी अपने ब्रोकर की या बैंकर की हेल्प ले लीजिए। तो बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल। ओके, बिल्कुल। काफी जो निवेशक होते हैं मोहित, जरूरी नहीं है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। अभी भी हमने देखा कि पैन और आधार लिंक काफी लोगों का नहीं हुआ है, फिर भी उनके अभी जो म्यूचुअल फंड निवेश वो चल रहा है, उनके लिए तो काफी दिक्कत भरा समय है। अगर अब 30 अप्रैल आखिरी तारीख रखी गई है इसके लिए, तो शायद वो भी उनके लिए काफी ना हो करने के लिए। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन लोगों का आधार नहीं है, स्पेशली जो एनआरआईज हैं, आपने काफ़ी लंबा डिस्कशन यहाँ जिक्र किया था, तो उनके लिए इस पूरे प्रोविजन में कहाँ पर वैलिडेशन का ठप्पा लग सकता है? स्वाति, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि हम किस तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं जहां पर एनआर क्लाइंट का सवाल है। देखिए, बहुत सारे एनआर निवेशक ऐसे हैं जो कि बहुत सालों पहले इंडिया से मूव हो चुके हैं और उन्होंने कभी आधार बनवाया ही नहीं। वो पैन कार्ड है उनके पास में, अपने ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ है, और केवाईसी बहुत पुराना किया हुआ है, तो आधार के साथ में कभी लिंकेज हुआ ही नहीं या फिर आधार है ही नहीं। यहाँ पर जो रूल है स्वाति,
ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी। पर फिलहाल के लिए जो रूल बताया जा रहा है वो ये है कि जब भी ऐसे निवेशक नए फोलियो में निवेश करेंगे, नए एएमसी के साथ में निवेश करेंगे, तो इन एनआर क्लाइंट्स को हर निवेश के साथ में फ्रेश केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। उन्हें हर बार हर निवेश के साथ में केवाईसी का एक पूरा सेट देना पड़ेगा। और यहां पर अगर उनके पास आधार बेस्ड एड्रेस प्रूफ की सुविधा नहीं है तो उन्हें जो दूसरे मान्य एड्रेस प्रूफ्स हैं, जैसे कि वहां का जो ओवरसीज का जो रेसिडेंस प्रूफ होगा, उनको दोनों एड्रेस प्रूफ देने पड़ते हैं, ओवरसीज का रेसिडेंस प्रूफ और डोमेस्टिक रेसिडेंस प्रूफ। और ओवरसीज के केस में वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल या फिर इंडियन एम्बेसी से एक लेटर पर गजेटेड तरीके से उसे नोटिफाई करवाकर उसको भी एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। बट दिक्कत की बात यह है स्वाति कि यहाँ पर इन्हें ये सेट हर नए एएमसी के साथ में एक बार हर नए फोलियो क्रिएशन पर सबमिट करना पड़ेगा, जब तक कि या तो ये आधार नहीं ले लेते और अपने केवाईसी को आधार से वैलिडेट नहीं करवा देते। और ये एक रिपीटेटिव लूप में जाएगा और उन्हें बार बार ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। अब तक की क्लैरिटी यही है एनआर के लिए। बिल्कुल। तो जो हम कह रहे हैं केवाईसी का कंफ्यूजन वो इसी बात को लेकर है कि अगर आपने अपना केवाईसी अपडेट स्टेटस में नहीं कराया है, और उसको चेक करने का तरीका हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप चेक कीजिए, आप समझिए कि आपका स्टेटस पहले क्या है। स्टेटस समझने के बाद अगर वैलिडेटेड है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब आपने पैन और आधार के साथ अपना जो केवाईसी है वो अपडेटेड किया है। पर अगर ऑन होल्ड है तो गड़बड़ है, रजिस्टर्ड है गड़बड़ है, और अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो और भी बड़ी गड़बड़ है। तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फ्रेश केवाईसी करना पड़ेगा। वरना कई बार आप जब नया आप निवेश करेंगे तो आपको दोबारा वही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, जो एक काफ़ी कम्बरसम, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो सकता है, जिसमें शायद आप नहीं जाना पड़े। तो जैसा मोहित ने बताया, कंफ्यूजन भी है, थोड़ा सा इसको प्रोसेस को दुरुस्त करने के लिए, बहुत सख्त करने के लिए और आपके पैसे को बचाने के लिए ये सब किया गया, निवेश को बचाने के लिए ही किया गया, लेकिन थोड़ा आपको इस पर काम ज़रूर करना पड़ेगा। विकास, माइनर्स के लिए क्या है रूल? क्योंकि बच्चों के नाम पर जो पेरेंट्स निवेश करते हैं वो तो खुद अभी नहीं कर रहे हैं हैंडल, हालांकि आधार तो बच्चों का भी बनता है। क्या उनके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं या यहाँ पर भी केवाईसी के नियम वही लागू होते हैं? स्वाति, माइनर की इन्वेस्टमेंट में जो केवाईसी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का ही यूज होता है। सो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स, फादर या मदर सब्सक्राइब कर रही है इन्वेस्टमेंट, तो उनका केवाईसी वैलिडेटेड होना जरूरी है। तो जो प्राइम रिक्वायरमेंट है कि केवाईसी वैलिडेशन, वो पेरेंट्स को भी चाहिए फॉर द माइनर इन्वेस्टमेंट। प्लस जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हो गया या आधार हो गया, वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बच्चों की इन्वेस्टमेंट के टाइम पे देते हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। प्लस बच्चों के नाम पे बैंक अकाउंट भी जो है बच्चों के नाम पे होना जरूरी है। सो यदि आप माइनर की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन ये हो जाता है कि पेरेंट्स का केवाईसी वैलिडेशन प्लस कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन बच्चों के, तो उसके बाद ही ये इन्वेस्टमेंट जो है सब्सक्राइब की जा सकती है। ओके, बिल्कुल। मोहित, आपको लगता है कि ये समय काफ़ी है इतने निवेशकों के लिए? क्योंकि देखिए ना, निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड हम देख रहे हैं कि डीमैट खाते खुल रहे हैं, नए फोलियोज हैं, फोलियोज भी ऑल टाइम हाई पर हैं। तो जो लोग नहीं कर पाए हैं अपना फ्रेश केवाईसी, आपको लगता है 30 अप्रैल तक का समय इन निवेशकों के लिए काफ़ी है? आपको किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है और या बढ़ाना चाहिए? स्वाति देखिए, अगर सच बात बताऊं तो मुझे एक पुराना शेर याद आता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने बात तो सारा जाने है। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री के देख रेख करने वाली जो बॉडीज हैं, कभी कभी रेगुलेटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर इन चीजों को देखते हैं और जो नीचे के लेवल पे जो निवेशक है, जो एक आम रिटेल निवेशक है, वो किस मुश्किलों से गुजर रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं हो पाता। अगर आपको मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स दूं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर रिडेम्पशन रोक दिया गया है। देखिए, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करते हैं वैलिडेशन के रहते तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें करवाइए, बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर नया फोलियो नहीं क्रिएट करते हैं वो भी ठीक बात है। पर अगर आप किसी का
जायज पैसा जो कि निवेश किया हुआ है उसके रिडेम्पशन को अगर आप रोक देते हैं और आप उसके पैसे को वापस नहीं देते हैं, किसी भी तरह की जरूरत हो सकती है, हो सकता है वो किसी नए हाउस के परचेज के लिए हो, किसी शादी के लिए हो, किसी इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए हो, राइट? तो रिडेम्पशन का पैसा रोकना, मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद एमफी को और रेगुलेटर्स को थोड़ा सा रियायत बरतनी होगी। इस डेडलाइन को डेफिनेटली एक्सटेंड करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं स्वाति ये। बहुत सालों पहले पुराने निवेशक जिन्होंने निवेश कर रखा है, जिनके ईमेल मोबाइल चेंज हो चुके हैं। काफी जगह ऐसा भी होता है कि फैमिली में एक ही जो हेड है उन्हीं का ईमेल दिया हुआ है और सारे मेंबर्स का ईमेल नहीं है, तो उसके लिए एक अलग डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, और इतने कम डेडलाइन में वो पूरा नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी रियायत एक तो रिडेम्पशन में बहुत आवश्यक है कि रिडेम्पशन का पैसा ना रोका जाए। फ्रेश निवेश डेफिनेटली बेशक आप रोकिए, ताकि रिकॉर्ड्स को एक बार ठीक कर दिया जाए। मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको रिकॉर्ड्स अच्छे करने हैं, केवाईसी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि एनआर इन्वेस्टर्स जो है, जो कि एक बहुत बड़ा बेस है इस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक हिस्सा है, उनके लिए भी थोड़ी सी रियायत की आवश्यकता है, या फिर इन नियमों की वापस समीक्षा की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इंडस्ट्री इस चीज को देख रही होगी और शायद जल्द ही कुछ कदम आएंगे। बिल्कुल। तो समय फिलहाल अभी तक का तो डेडलाइन 30 अप्रैल का ही है 2024, जब तक आपको अपनी केवाईसी को अपडेट करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप नया निवेश या अपने यूनिट को रिडीम नहीं कर पाएंगे। ये एक समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपका जो निवेश है वो जो केवाईसी अगर प्रॉपर हो चुका है, आधार पैन से लिंक्ड है, उसमें मोबाइल फ़ोन ईमेल अपडेटेड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे यही समझ में आता है कि कोई भी अगर आगे जाके नया निवेश करे, नई म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप म्यूचुअल फंड लें, फोलियो क्रिएट करें। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारे दोनों एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। आइए अब शो में चर्चा करते हैं कि कैसे जो पूरा निवेश का लैंडस्केप है वो बदल रहा है। हमें मालूम है कि बड़े बड़े शहरों में जो निवेश है वो काफी ज्यादा गति से होता है। बड़े शहर ज्यादा योगदान देते हैं निवेश के प्रति, खासतौर पर म्यूचुअल फंड में। लेकिन जो ये ट्रेंड है वो अब छोटे शहरों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, और यही कुछ आंकड़े एम्फी के ताजा डेटा में समझ में आते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि एक छोटे शहर का निवेशक भी कितना बढ़ चढ़कर अब निवेश कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं इस इंडस्ट्री में। विकास, हम कह सकते हैं, पहले समझाइए कि दरअसल ये क्या है। मतलब जब हम छोटे शहरों की बात करते हैं, वो तो छोटे शहर क्या हुए, जो हम B30 शहरों की बात कर रहे हैं, जहां पर ये निवेश का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहते हैं ये ताजा आंकड़े? स्वाति, जो इसकी टर्म है जनरली यूज करते हैं T30, विच इज टॉप 30 सिटीज। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर या सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इस तरीके के बड़े शहर। वो बड़े शहरों में जो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड था वो काफी सालों से था ही। बट अगर आप पिछला कुछ टाइम देखेंगे, इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर का देखेंगे, तो जिस स्पीड से छोटे शहरों में बियॉन्ड 30, B30 इज बियॉन्ड 30, विच मीन्स के टॉप 30 सिटीज के बाद का जो छोटे शहर है उसमें क्या ट्रेंड है। और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि बिकॉज अगर आप देखेंगे B30 का रफली 18% जो म्यूचुअल फंड एसेट्स है वो B30 की कंट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर 100 रुपए म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो 18 रुपए B30 शहरों से आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कम है, लेकिन आप इसकी अगर ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 1 साल में अगर आप इसको देखेंगे तो 44% जंप हुआ है। यानी कि अभी जो B30 का सिटीज का कंट्रीब्यूशन है टोटल एयूएम में वो 9,83,000 करोड़ के आसपास का है। ये 1 साल पहले 6,84,000 करोड़ का था, तो लगभग 44% का इसमें जंप हुआ है। इसमें मार्क टू मार्केट गेन भी है, यानी कि बाजार जो चला है उससे जो वैल्यूएशन बढ़ी वो भी है, बट इसमें न्यू फोलियोज भी बहुत स्पीड से बढ़ते आ रहे हैं। और उसको अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सिप का डेटा आ रहा है, तो SIPs लगभग हमारे 20,000 करोड़ के, ग्रॉस सिप जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 20,000 करोड़ के हो गए हैं। सो ये दर्शाता है कि छोटे शहरों में, बड़े शहरों में रिटेल निवेशक बहुत जोरों शोरों से अपना म्यूचुअल फंड में जो है वो योगदान दे रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि B30 में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 84% जो B30 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है। सो अगेन
अगर आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ रहा है, वो डायरेक्ट इक्विटी से तो बढ़ ही रहा है, म्यूचुअल फंड में भी वो बहुत जोरों शोरों से बढ़ते जा रहा है। सो बेसिकली जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 1-2 साल का, सो बियॉन्ड 30 में परसेंटेज टर्म में आपके जो बड़े शहर है उसकी जो ग्रोथ रेट है, B30 की ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है। सो ये एक देखा जाए तो अगर आप इसको बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन हो रहा है कि म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो सिर्फ कुछ गिने चुने शहरों तक महदूद नहीं रह गया, ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो बेसिकली जो गति है बढ़ने की वो बड़े शहरों की अभी भी है, बड़े शहर अभी भी टॉप पर ही हैं, तभी वो T30 में है। लेकिन जो एक ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि उससे ज्यादा जो बढ़ने की जो ट्रेंड है वो B30 मतलब बियॉन्ड 30 सिटीज में है। क्या वजह है मोहित इसकी कि छोटे शहरों में जो निवेश के प्रति रुझान है वो बढ़ रहा है? पिछले 2-3 सालों में ऐसा क्या बदला है? जी स्वाति, तो जिस तरह से B30 का प्रपोर्शन चेंज हुआ है, अगर आप देखें कि 2012 तक B30 से जो आंकड़े आते थे उनके हिसाब से करीब 9% योगदान B30 शहरों का था पूरे म्यूचुअल फंड एयूएम में, और वो बढ़कर अभी 26-27% पर पहुंच चुका है। तो बहुत ही तेज गति से यहाँ पर जंप हुआ है। और सबसे बड़ी कारण जो मुझे लगता है वो है कि बहुत सारे डिजिटल माध्यम अब आ चुके हैं। जो दूसरे शहरों में ब्रोकर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो बैंकिंग चैनल्स थे, उन सब ने भी अपनी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। और बहुत सारे नए न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस कंट्री में आ गए जिन्होंने एक तरह से एक रिटेल रेवोल्यूशन सा ला दिया है निवेश के बाजार में। तो बहुत सारे नए निवेशक इस क्रांति से जुड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि मार्केट का रुझान भी बहुत अच्छा रहा है, मार्केट की चाल भी बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ सालों से, कोविड के बाद से। तो कोविड में जहां पर ये डिजिटल रुझान ने जोर पकड़ा और उसके बाद मार्केट की जो रफ्तार रही है उसके देखते बहुत लोग, बहुत नए निवेशक इसमें आकर्षित भी हुए और बहुत सारे नए यंग निवेशक जिन्हें मैं कहूंगा वो जुड़े भी हैं यहाँ से। जिस तरह से वेल्थ की चाल रही है, वेल्थ बाजार की चाल रही है, वहां पर बहुत सारे बैंक्स ने, बहुत सारे दूसरे सेटअप्स ने भी अपने ब्रांचेस खोले हैं और छोटे शहरों में नए तरीके से प्रयास और प्रयत्न किया है, तो उससे भी रफ्तार बढ़ी है। और आखिरी बात जहां पर मुझे एम्फी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जिस तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, जिस तरह का उन्होंने प्रमोशन किया है, जिस तरह का उनका एडवर्टाइजिंग रहा है, जो म्यूचुअल फंड सही है वाला अभियान था वो बहुत ही सक्सेसफुल अभियान था। और उसने भी एक तरह से जगह जगह एक अलग जगाई म्यूचुअल फंड के बारे में और निवेश के बारे में। तो इन सभी चीजों के चलते मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन सा आ चुका है और अब ये इंजन शायद रुकने वाला नहीं है स्वाति, ये यहाँ से बहुत तेज रफ्तार पकड़ चुका है। रफ्तार तो पकड़ चुका है लेकिन शायद और रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। जैसा क्योंकि अभी जो एक गैप है वो काफी बड़ा है, रफ्तार बढ़ी है लेकिन वो गैप अभी भी दिखता है। डेफिनेटली विकास क्या करने की जरूरत है? डेफिनेटली कई कारण गिनाए मोहित ने कि क्या वजह है जिससे कि जो छोटे शहर है वहां तक भी ये अलग जगी है, पर अभी और कुछ करना बाकी है। और भी छोटे शहरों में इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स है वो और बढ़ने बाकी हैं। तो कौन सी ऐसी अब और इनिशिएटिव्स हैं जो कि ली जाए? हम तो अपने कार्यक्रम के जरिए करते ही हैं, पर एम्फी भी क्या प्रयास कर सकते हैं? बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं हु मैटर उनको और क्या करना चाहिए? स्वाति, मैं बोलने ही वाला था कि आपके चैनल जिस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, प्लस जैसा मोहित जी बोल रहे थे कि एम्फी का जो कैंपेन था म्यूचुअल फंड सही है, फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी बढ़ेगी उतना लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इसका मिलेगा। और ईज ऑफ बिजनेस, जैसा आज हम केवाईसी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट लेवल नहीं आता तो ऑब्वियसली वो छोड़ते हैं कि कौन इस चीज में पड़ेगा, हम एक कन्वेंशनल प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ईजी हो गया है, वो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब मैंने आपको बोला तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि जिस तरीके से हम सेमिनार्स करते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाके फंड मैनेजर्स जाते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है उनके फंड मैनेजर्स आज की डेट में छोटे शहरों में ज्यादा उनका ट्रैवल होता है, वो जाके लोगों को गाइड करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स है। बैंकिंग चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे फिनटेक कंपनीज हैं वो आ गई हैं। तो ये एफर्ट जारी रहना चाहिए, किसी एक सिंगल चैनल से ये नहीं होगा, ये मल्टीपल चैनल से ही होगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल विजडम जितनी हम अपने यंग जनरेशन में डालेंगे बहुत जरूरी है। आपको एक छोटा सा मैं फिगर बोलूंगा कि
रिसेंट डेटा आया है, रफली 18 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड का स्वाइप हुआ है इंडिया में। ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, मतलब कंजम्पशन के हिसाब से अच्छा है। सो हमारा सेविंग जो पैटर्न है वो भी इसी स्पीड से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एज अ कंट्री वी आर वेरी यंग कि आने वाले टाइम में हम स्पेंडिंग पे ही ज्यादा ध्यान दें और सेविंग पे ना दें। ये हैंड टू हैंड चलना चाहिए, इनका एक समीकरण होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। और उसके लिए जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अपने हमारे यंगस्टर्स में जितनी ज्यादा आएगी और जितनी जल्दी आएगी उतना अच्छा है। बिल्कुल बढ़ रही है, पर और बढ़ना जरूरी है और बाकी भी है। और इसमें आप जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपने भी स्तर पर जो प्रयास आप कर रहे हैं वो भी, उसका भी योगदान शामिल है। धन्यवाद करेंगे विकास और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।